नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। एक बार फिर हाजिर है रसायन विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, जो लगातार हर एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में है। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक माध्य मुक्त पथ वाली गैस निम्न में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। तो देखो इसमें समझने में क्या है कि देखो हमारे पास क्या होगा, जब भी दो कोई पार्टिकल है, दो कोई कण होंगे, तो वो जो आपस में टकराएंगी तो टकराने के बीच जो पथ तय करते हैं वो होता है आपका मुक्त पथ होता है। इसको अपन कैसे बताते हैं कि हमारे पास माध्य मुक्त पथ का मान, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने कहा कि आपके पास माध्य मुक्त पथ लैम्डा हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 1/√2πd²n। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान ये बात याद रखनी है कि उस गैस का माध्य मुक्त पथ का मान ज़्यादा होगा जिस गैस का आकार या रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। जिस गैस का आकार छोटा है उस गैस का माध्य मुक्त पथ का मान क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे डी जो है, उस डी का मतलब अपन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे एटम की साइज़ है, परमाणु की आपके पास क्या है, साइज़ है, या जो भी आपके पास दिया गया है उसकी साइज़ है। तो हमारे पास देखो सबसे छोटा, यहाँ पे चारों ऑप्शन में सबसे छोटी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। तो जिस गैस में आकार सबसे छोटा होगा उस गैस का माध्य मुक्त पथ मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास है हाइड्रोजन। मेन पॉइंट क्या रहा है यहाँ पे कि जिस गैस का आकार या जिस अणु का आकार जितना छोटा है उस अणु का माध्य मुक्त पथ मान का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, खनिजों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब एक बात याद रखना, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी और है, मतलब एस्क है, तो उस एस्क को हमें क्या करना है, उस एस्क से किसी भी धातु को प्राप्त करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे ZnS मतलब जिंक का कोई भी सल्फाइड एस्क है, और इस जिंक सल्फाइड एस्क से हमें क्या करना है, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में SO2 गैस बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको ऑक्साइड में किसी भी खनिज को परिवर्तित करना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना जो होता है उसे कहते हैं अपन भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन। और भर्जन को अंग्रेजी भाषा में अपन रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग या भर्जन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी खनिज या किसी भी सल्फाइड एस्क को किसी भी ऑक्साइड एस्क में परिवर्तित करना है तो आपको भर्जन या रोस्टिंग करना पड़ेगा। भर्जन का मतलब क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में जलाना। ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या होता है। तो ब्लिस्टर्ड कॉपर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपके पास चार ऑप्शन है। तांबे का एस्क होता है, तांबे का मिश्र धातु होता है, और 1% अशुद्ध तांबा होता है और शुद्ध तांबा होता है। तो हम आपको बता दें कि ब्लिस्टर्ड कॉपर में क्या होता है कि जब अपन कॉपर को निकालते हैं तो कॉपर के निकालने की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे लास्ट में जब कॉपर प्राप्त होता है अभिक्रिया में तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस गैस के निकलने के कारण जो हमारे पास कॉपर निकल के आता है उस कॉपर में क्या होते हैं, फफोले बनते हैं। मतलब यहाँ पे बुलबुले के रूप में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं अपन ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्ड कॉपर। अब ये जो कॉपर होता है वो 98 से 99% क्या होता है, प्योर होता है, लेकिन इसमें केवल 1 या 2% क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या होता है, कॉपर इम्प्योरिटी 1%, मतलब 1% अशुद्धि वाला तांबा। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे ही दिया गया था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अपन कॉमन सेंस के हिसाब से बात क्या करेंगे कि इसमें 1% क्या होती है, अशुद्धि होती है। तो यहाँ पे ब्लिस्टर्ड कॉपर में क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और फफोलेदार तांबा भी इसको कहते हैं। ब्लिस्टर्ड कॉपर को अपन क्या बोलते हैं, फफोलेदार तांबा भी बोलते हैं, फफोलेदार तांबा। आणविक सूत्र क्या है। अब देखो एन आ रहा है, एन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये किसका सदस्य है, एल्केन का सदस्य है, और हम जानते हैं कि एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब देखो ऑक्ट आ रहा है तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो गया, 8। आप जानते हैं सबसे पहले कौन आता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ज, हेप्ट और ऑक्ट आता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 8 पुट करते हैं तो कार्बन एटम कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 और 2 कितना हो जाए, 16, और 2 कितना हो गया, 18। तो C8H और 18। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, C8 और H18। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत सिद्धांत किससे संबंधित है।
अब फैराडे ने ना इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन के लिए दो सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत ये बोलता है कि किसी भी छड़ के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित होने वाली या जमा होने वाली मात्रा होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है उसमें प्रवाहित आवेश की। मतलब यहाँ से अगर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है W बराबर ZIT। यहाँ पे W होता है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, Z यहाँ पे होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I होती है प्रवाहित होने वाली धारा और T होता है समय, जितने समय के लिए आपने धारा वहाँ पे प्रवाहित की है। तो इस पहले नियम में विद्युत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट की समान भार से संबंधित है। अगर आप किसी तार में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं, सॉरी तार में नहीं, किसी विद्युत अपघट्य में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अपन क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइट के समान भार को देंगे। क्वेश्चन है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। अब देखना भाई, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वनस्पति तेल होता है उस वनस्पति तेल को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है, तो वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, मतलब हाइड्रोजन का योग करवाते हैं। और ये हाइड्रोजन का योग किसी भी अक्रिय धातु की उपस्थिति में किया जाता है या अक्रिय उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपन यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे अक्रिय उत्प्रेरक का काम करने वाले प्लेटिनम होता है, यहाँ पे निकल होता है और यहाँ पे कौन होता है, पैलेडियम होता है। मतलब यहाँ पे तीन धातुएं प्लेटिनम, निकल और पैलेडियम जो होती है वो अक्रिय उत्प्रेरक का काम करती हैं। लेकिन अब अगर आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सामान्यतः कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। क्या जाएगा, निकल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, निकल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो निकल होता है या कोई भी जो मेटल होता है वो मेटल क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, पृष्ठ प्रदान करता है और उस पृष्ठ पे क्या होता है, आपका हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है। तो ये जो प्रक्रम हुआ, मतलब किसी भी पृष्ठ पे किसी पदार्थ का जुड़ना, तो क्या होगा, ये अधिशोषण हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। क्या होगा, ये अधिशोषण। तो मतलब कौन सा प्रक्रम हो गया, अधिशोषण। दूसरी चीज़, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। तीसरी चीज़, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है। तो तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, एक अधिशोषण प्रक्रम होता है और ये कैसा प्रक्रम है, अपचयन प्रक्रम है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन का योग होता है। अगला क्वेश्चन है, चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या होता है, द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन इज। तो रैट पॉइजन या चूहा मारने वाले जहर में अपन जिंक फोस्फाइड काम में लेते हैं, ZNP, मतलब जिंक का फोस्फाइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जिंक फोस्फाइड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सी धातु जो यहाँ पे सबसे कम क्रियाशील है। तो देखो हम जानते हैं अक्सर पोटेशियम जो होता है वो बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। बचे हमारे पास तीन ऑप्शंस, AU, AG और कॉपर, मतलब कॉपर धातु, चांदी और सोना। तो इन तीनों में से सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, आपका सोना होता है। क्या होता है, सोना। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे सोना जाएगा। तो सबसे कम क्रियाशील कौन होता है आपके पास, सोना। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, विच गैस इज यूज टू आर्टिफिशियली राइप द ग्रीन फ्रूट्स। तो यहाँ पे एथेन को यूज नहीं करते अपन, ब्यूटेन यूज नहीं करते, हीलियम यूज नहीं करते। आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लास्ट पेपर में करवाया था कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस एसिटिलीन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक तो क्या होता है आपका सिग्मा होता है और बाकी तो रिमेनिंग दो क्या होंगे, पाई होंगे। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड है CS। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो एसिटिलीन होता है वो गैस वेल्डिंग जो होती है ना, उस गैस वेल्डिंग के अंदर भी इसको काम में लेते हैं। तो गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस काम में ले जाती है, एसिटिलीन गैस काम में ली जाती है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था जस्ट ही, नाइट्रोलियम खाद बनाने में किसी उपयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो देखो नाइट्रोलियम क्या होता है, मैंने अपन ने उससे पहले वाले पेपर में भी एक बार इसमें डिस्कस किया था कि नाइट्रोलियम क्या होता है, एक उर्वरक होता है और इसको बनाने के लिए अपन कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि कौन सी गैस यहाँ पे उपयोग हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोलियम जो होता है वो उर्वरक होता है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है और ये जस्ट अभी पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक समूह है किसमें उपस्थित है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में अपन बेसिक जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मूला होता है HCHO। तो इसमें ऑक्जेलिक, इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक वाला समूह उपस्थित नहीं है, यहाँ पे एल्डिहाइड है। दूसरा ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो CH3COOH, इसे क्या बोलेंगे अपन? अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं अपन काम में, H काम में लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, एथेनोइक अम्ल है। क्या है ये, एथेनोइक। अगर मैं क्या लिखना है, मेथेनोइक अम्ल लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, HCOOH। WH को अपन सामान्यतः बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल, जो कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। और यही आपका फॉर्मिक अम्ल क्या कहलाता है, मेथेनोइक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेथेनोइक अम्ल। तो इसमें देखो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है COOH वाला, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। अगर अपन बात करें एथेनॉल की, तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पीने वाला अल्कोहल होता है CH3CH2 और OH होता है। और एथाइलिन अपन ने जस्ट देखा है, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड और CH2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। क्वेश्चन है नींबू में कौन सा एसिड या अम्ल मिलने के कारण वह खट्टा होता है? तो सब लोग जानते हैं नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं या सिट्रस फैमिली के फ्रूट जितने भी होते हैं, उन सभी में क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो लिटमस का रंग कैसा हो जाता है? तो देखो एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH होता है। अब अपन जानते हैं कि एसिटिक अम्ल क्या है, अम्ली है। और अगर आप किसी भी अम्ल के अंदर क्या करते हो, लिटमस पेपर लेके जाते हो नीले वाला, तो अम्ल क्या करता है, सीधी सी बात है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, लाल लिटमस पेपर में करता है। तो यहाँ पे आपके पास नीला लिटमस पेपर है, उसको आपने जैसे ही अम्ल के अंदर डाला तो कैसा हो जाएगा, वो लाल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। है पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में ली गई धातु कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले तांबा धातु जो था, कॉपर धातु जिसे अपन बोलते हैं, उसको क्या किया गया था, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था। अगर इसी क्वेश्चन को आपसे ये पूछे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली धातु कौन सी है मानव द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। बट यहाँ पर आपका आंसर क्या है, कॉपर। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखो अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि किसी भी आवर्त में या किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दर्शाते हैं। और यहाँ पे n क्या होता है, उस आवर्त या उस कोष की संख्या होता है। तो अगर अपन इसके हिसाब से देखें तो तीसरा आवर्त, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी। तो अगर इसके हिसाब से अपन वैल्यू पुट करें तो 2 × 3 की स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 की स्क्वायर 9 और 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है कि तीसरे आवर्त में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो अपन भर सकते हैं वो कितने होते हैं, 18 होते हैं। लेकिन अब तीसरे कोष में अपन अधिकतम कितने भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बट ये पूछ रहा है कि तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो जरा देखना, तीसरे आवर्त में कौन होता है आपका, 3s होता है, और कौन होता है, 3p होता है। d जो होता है वो d तो चौथे आवर्त से शुरू होता है, तो तीसरे आवर्त में केवल 3s और 3p होगा। तो 3s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 3p में आप 6 भर सकते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉनों को ही भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछे कि तीसरे कोष में अधिकतम भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो कितनी हो सकती है, 18। लेकिन तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 8 होते हैं, और तत्व भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B 8। क्वेश्चन है रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? हमने कहा कि आप जो रबर निकालते हैं तो उस रबर में क्या होता है, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, लचीलापन उसमें कम होता है, या भंगुर प्रकृति का होता है। मतलब उसको थोड़ा सा आपने दबाया, प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने क्या होता है, वो टूट जाता है छोटे टुकड़ों में। इसलिए हमने रबर को क्या किया, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उस रबर को हम गर्म करते हैं, किसके साथ, सल्फर के साथ गर्म करते हैं। और रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है, वल्केनाइजेशन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर हो जाएगा। प्रत्यास्थता इससे बढ़ जाती है रबर की। अगला क्वेश्चन है जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखो कोई गैस है और गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब उसको क्या करती है,
दर में बदलती है, मतलब क्या होगा, उसके अणु क्या हो गए, पास पास आ गए, तो क्या होगा, एक कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया, कंडेंसेशन। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी कंडेंसेशन। कोयला जलने पर निकलने वाली रंगीन तथा जहरीली गैस कौन सी होती है? ये रंगीन नहीं, रंगहीन है। कौन सा है, रंगहीन। कौन सी, रंगहीन तथा जहरीली गैस कौन सी होती है? ए कलरलेस पॉइजनस गैस विच डेवलप ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कोल। तो जब भी आपका कोयला जलता है तो कोयले के, अगर देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर कोयले का पूर्णतया दहन होता है, उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तो उसमें CO2 निकलती है। मतलब आपने देखा होगा जब अपन जलाते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है, धधक के जलती है ना, वो लगातार एक साथ झोंके के साथ जलती है, तो उसमें CO2 निकल रही होती है क्योंकि उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया। और आपने देखा होगा यहाँ पे जब कोयला जलता है तो उसमें क्या होता है, काला धुआं निकलता है, और उस काला धुआं या अपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर क्या निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्या होता है, जहरीला होता है। और जहरीला होने का कारण क्या होता है, देखो अक्सर आपने सुना होगा कि कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जला के सोते हैं तो कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी अंगीठी जलाने में काम में ली जाएगी और आप उसको सांस में भी यूज कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, जब उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो अंगीठी क्या करेगी, वहाँ पे अंगीठी में अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हमारे रक्त में जाएगा तो रक्त में कौन होता है भैया, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बना लेगा, मतलब आपका हीमोग्लोबिन परमानेंट क्या हो गया, वहाँ पे खत्म हो गया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गया। अब वो किसी भी काम का नहीं रहा, ना तो वो ऑक्सीजन लेके जाएगा, ना वो CO2 को लेकर के आएगा, वो बस वो दीवाना हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और जब आपका सारा हीमोग्लोबिन ऐसे ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास कोई भी फ्री हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा जो आपके लिए ऑक्सीजन और CO2 को ले जा सके और ला सके। तो आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपकी सेल्स की डेथ हो जाएगी, मतलब यू हैव टू गो फॉर डेथ। तो क्या कहेंगे अपन, यहाँ पे जहरीली गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, डी। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है। और ये हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट या स्थायी बंध बनाती है, स्थायी यौगिक बना लेती है जो अक्सर टूटता नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमें पूछा था टेक्निकल वाली में, दो कार्बन परमाणुओं में अधिक से अधिक दूरी किन के बीच होती है? देखो पहला ऑप्शन दे रखा है एथेन, तो एथेन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बेंजीन, और हम जानते हैं कि बेंजीन जो होती है उस बेंजीन में क्या होता है, अनुनाद मिलता है। और अनुनाद का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में टूटता रहता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता रहता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में भी क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एथाइन में क्या होगा, एथाइन में कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब देखो अक्सर हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के मध्य जो बंद दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम मानते हैं। डबल बॉन्ड अगर हमारे पास यहाँ पे है तो डबल बॉन्ड में हम यहाँ पे 1.3634 एंगस्ट्रॉम के लगभग मानते हैं। अब यहाँ पे आता है बेंजीन, तो बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड आपस में बनते रहते हैं, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हो जाती है 1.39 एंगस्ट्रॉम के लगभग हो जाती है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है ब्यूटेन। देखो कन्फ्यूजन क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो 2 में आ रहा है, आपका एथेन में भी आ रहा है और आपका ब्यूटेन में। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु है, तो यहाँ पे 4 कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर आप कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखने जाओगे तो वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.117 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा से यहाँ पे अगर अपन एग्जैक्ट आंसर देना चाहें तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रॉम आ रहा है एथेन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेन। तो हमें ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होती है। निर्जल धुलाई में या ड्राई क्लीनिंग में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो देखना यहाँ पे पेट्रोल जो होता है आपका, उस पेट्रोल को हम क्या करते हैं, निर्जल धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के रूप में अपन यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल। गुणवत्ता किस में मापते हैं? तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए अपन ऑक्टेन नंबर यूज़ करते हैं, ऑक्टेन संख्या यूज़ करते हैं। अगर आपको पूछे कि डीजल की गुणवत्ता आप किस में मापते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, C10 नंबर यूज़ करते हैं। दोनों आपको ध्यान रखना है कि डीजल की गुणवत्ता को C10 में
और पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या में मापा जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कौन होता है? सेलुलोज होता है। और हम सेलुलोज का पाचन, मानव जो होता है वो सेलुलोज का पाचन सामान्यतः नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। और ये सेलुलोज का पाचन सामान्यतः किसमें होते हैं? जंतुओं के अंदर होता है, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ कौन सा मिलता है? आपका सेलुलोज मिलता है। अगर आपको मैं यहाँ पे पूछूं कि सबसे सरलतम कार्बनिक पदार्थ यहाँ पे कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अगर आपको पूछूं कि फलों में शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है, तो क्या होगा? आपका फ्रुक्टोज होगा। अगर आपको पूछा जाए कि कैन शुगर या इन्वर्ट शुगर कौन सी होती है या अनअपचायी शर्करा कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होता है? यहाँ पे सुक्रोज होता है। निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रवावस्था में बदल जाती है? मतलब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इनमें से अगर हाइड्रोजन गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हाइड्रोजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत कम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा। मतलब यहाँ पे माइनस के अंदर लगभग 200-300 के आसपास से सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस को द्रव में बदलना है तो सबसे कम तापमान की आवश्यकता होगी। और अगर इन फ्यूचर में कभी आपका हाइड्रोजन लिक्विड में आसानी से अगर द्रवित होने लग गया, तो हमारे पास, इसीलिए इसे वो अपन क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो हमारे पास गैसें जो होंगी, हाइड्रोजन गैसें जो होंगी, इनके द्रवीकरण से हमारे पास ईंधन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। मतलब इसके एक सिलेंडर जो वो काफ़ी लंबे समय तक चल पाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। इस हाइड्रोजन को कम ताप पर द्रव में बदला जाता है। भोग में कौन सा रसायन मूल रसायन माना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि H2SO4 जो होता है, जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल रसायन विज्ञान में क्या होता है? मूल रसायन माना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है वो सहसंयोजक है, मतलब कोवलेंट कंपाउंड होता है? तो इसको आपको ध्यान रखने के लिए मैंने एक पेपर में बताया था कि यहाँ पे पहला ऑप्शन देखा कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम आपका मेटल है और क्लोरीन या क्लोराइड जो आपका है वो आपका नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच जो भी बॉन्ड होगा वो किस प्रकृति का होगा? आयनिक प्रकृति का होगा। हमने कहा था सामान्यतः आपको ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को सही करने के लिए कि धातु और अधातु के बीच अगर कोई भी बंध बन रहा है तो वहाँ पे आयनिक प्रकृति का होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? लेती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो भी बंध बनता है उसे अपन आयनिक बंध कहते हैं। और आयनिक बंध का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवेलेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी बंध बोलते हैं, विद्युत संयोजी बंध। दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? आयनिक प्रकृति का हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु आपका और क्लोरीन धातु, तो ये भी किसका हो जाएगा? आयनिक प्रकृति का। आपका लास्ट ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब CCl4। इसमें कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। मतलब अधातु और अधातु परमाणु के बीच जो भी बंध बनता है वो कौन सा होता है? सहसंयोजक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? CCl4। इस CCl4 के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि अगर आपकी बिजली की उपकरणों में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए अपन पानी काम में नहीं लेते, क्योंकि पानी तो चालक होता है। क्या करते हैं अपन? CCl4 काम में लेते हैं। और ये CCl4 क्या कहते हैं अपन? इसको पायरीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पायरीन भी बोलते हैं। और इसी CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। मतलब इसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आज के पेपर सेट में इतना ही। अगर आपको पेपर सेट के क्वेश्चंस पसंद आए हैं या आपको लगता है कि ये हमारे किसी काम के हैं, तो कृपया वीडियो के लास्ट में पूरा देखें। एक तो दूसरा क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपना सेटिस्फेक्शन शो करें कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अदरवाइज आप डिसलाइक करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।